हेलो, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी कक्षा 10 जैव प्रक्रम, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मनुष्य में पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए, जो पोषण होता है, पोषण मतलब मैंने बताया था कि शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। इसी को पोषण कहते हैं। तो मनुष्यों में जो पोषण होता है, कैसे होता है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें मनुष्य में जो पोषण है, मनुष्य मनुष्य को भोजन पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। जो भोजन हम लोग खाते हैं, ठीक है, अब वह भोजन हमारे शरीर में जाता है और वहां पे जाने के बाद उसका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होने के बाद वह ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो मनुष्य में जो पोषण होता है, भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? भोजन के पाचन से। भोजन हमारे शरीर में पचित होगा, जिसके बाद हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। तो देखिए, जो आहार नाल होता है हमारा माउथ कैविटी से चालू होके, ठीक है, एनस तक जाता है, गुदा द्वार तक जाता है। तो आहार नाल में होता है, जो मुंह से गुदा तक फैली होती है और 8 से 10 मीटर लंबी नलिका होती है। तो मैंने वही बताया कि हमारा जो मुंह है, मुंह से चालू होके गुदा तक एक नली होती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, और ये 8 से 10 मीटर लंबी जो नली होगी, ये इसी में हमारा पूरा पाचन होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैं उस नली को दिखाने जा रहा हूं, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर है। कितनी है? 8 से 10 मीटर। मानव में पाचन तंत्र के प्रमुख अंग व भाग। इसमें देखिए, एक ही चीज में मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, जो ये नली है, यहाँ से चालू हुई है, ये वाली, और ये होते हुए यहाँ से ये हमारा अमाशय है। और ये जो जो बीच में पतली पतली बहुत सारी नलियां दिखाई दे रही हैं, इधर मैं दिखाता हूँ। जो बीच में बहुत सारी, मतलब आपस में लपेटी हुई नलियां दिखाई दे रही हैं, उसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी। और जो ये बड़ी वाली नली दिखाई दे रही है, इसे हम बड़ी आंत बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आगे बताने वाला हूं आप लोगों को कि छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है। सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं मुंह। माउथ कैविटी चालू होता है, तो जो हमारा मुंह होता है, मुंह में कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, इन चीजों के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया हुआ है, उसको हम लोग लेके चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, ये तो बई छेपड़ था, कल वाला था। हाँ, चलिए। मनुष्य में पोषण प्रणाली विभिन्न चरण में होती है। तो अब सबसे पहले पोषण प्रणाली को जान लेते हैं कि पोषण प्रणाली कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, मनुष्य में अगर जो पोषण होता है, तो किस प्रणाली के तहत कैसे होता है, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा अंतर्ग्रहण क्या होता है। अंतर्ग्रहण को इंजेक्शन बोलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति, मनुष्य, भोजन को अपने मुख के द्वारा अंदर लेता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं, अंतर्ग्रहण बोलते हैं। हमसे कोई कहे कि इंजेक्शन क्या होता है, तो हम कहेंगे सीधे सीधे सरल भाषा में कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना। क्या? भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना इंजेक्शन कहलाता है। चलिए, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो भी भोज्य पदार्थ होंगे हमारे, भोज्य पदार्थ, इनको इनको ग्रहण करना, ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। अपने शरीर के अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब हम लोग आते हैं, जो प्रोसेस हमारा है, पाचन क्या होता है। तो पाचन के लिए, तो हमारा जो भोजन मुंह में चला गया, तो वहीं से इसका पाचन चालू हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में होती है सैलिवा। सैलिवा मतलब क्या होता है, इस चीज को जानिएगा। सैलिवा मतलब लार होता है। सैलिवा मतलब लार होता है। हमारे शरीर में सैलिवा पाई जाती है मुंह में, ठीक है, जिसे हम लोग लार कहते हैं। तो हमारे मुंह में पाई जाएगी क्या? सैलिवा।
जिसे हम लोग लार कहेंगे, यही सैलिवा भोजन को मुलायम बनाती है ताकि वह भोजन हमारे इस नली से, जो आहार नाल है उसमें, एलिमेंट्री कैनाल जो है, ठीक है, उस नाल से होते हुए अंदर अमाशय तक पहुंच सके। तो लार का काम क्या होता है, सैलिवा का कार्य होता है, सैलिवा का कार्य सैलिवा का कार्य होता है भोजन को मुलायम बनाना, भोजन को भोजन को मुलायम बनाना। इसका कार्य होता है भोजन को मुलायम बनाना, ठीक है, मुलायम बनाना। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए। तो देखिए, जो भोजन को क्या करता है, मुलायम बनाता है, ठीक है, भोजन को मुलायम बनाता है। एक मिनट। अब भोजन को सैलिवा मुलायम कर देगा, तो यहाँ से भोजन मुलायम होने के बाद हमारे मुख से होता हुआ अमाशय में जाता है, और जहाँ पे उसका क्या होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वो विभाजित होता है, ठीक है, अब घटित होता है छोटे छोटे। अब जब ये अपघटन यहाँ पे पूरा हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं पाचन। अब यहाँ से अमाशय से पाचन होने के बाद, सबसे पहले देखिए, अमाशय से पाचन होने के बाद अब भोजन सबसे पहले कहाँ गया, तो अंतर्ग्रहण कहाँ होता है, तो मुख में अंतर्ग्रहण हो गया। इसके बाद अब भोजन का पाचन कहाँ हुआ, तो अमाशय में हुआ। कहाँ हुआ, अमाशय, ठीक है। अब अमाशय के बाद भोजन जो हमारा है कहाँ जाएगा, अवशोषण के लिए छोटी आंत में। कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। अब छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद होता है हमारा क्या, स्वांगीकरण। क्या होता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण कहाँ होता है, तो ये बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है, बड़ी आंत में होगा, बड़ी आंत में, ठीक है। अब बड़ी आंत के बाद जो बहिक्षेपण होता है या बहिष्करण बोलते हैं, तो ये कहाँ होता है, गुदा द्वार के द्वारा मल निकलता है, तो यहाँ पे होता है गुदा द्वार, गुदा द्वार के द्वारा। अब आते हैं, एक एक चीज मैं फिगर के साथ आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, इसको आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए। मनुष्यों में जो पोषण था मैंने बता दिया कि जो अंतर्ग्रहण होता है, तो अंतर्ग्रहण मतलब, या इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण में हम लोग भोजन को अंदर लेते हैं, और भोजन का जो पाचन होता है मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम भोजन को मुंह में लेंगे, उसका पाचन चालू हो जाएगा, उस पर बैक्टीरिया काम करने चालू कर देते हैं। तो सैलिवा होता है जो कि भोजन को मृदु कारक होता बनाता है, नरम बनाता है, ताकि हम लोग उसको आसानी से निगल सकें। साथ में हमारे मुंह में होती है जीवा, और इसके साथ दांत होते हैं, दो जबड़ों में दांत हमारे विभक्त होते हैं। तो जो हमारे दांत होते हैं, इनका काम होता है उसको चबाना। तो जब ये चबाते हैं, और जीवा का काम होता है उसको मिलाते रहना। उसको क्या करते रहना, सैलिवा को अच्छे ढंग से भोजन में मिलाते रहना। तो इस प्रकार से हमारा जो पाचन की प्रक्रिया होती है मुख से ही चालू हो जाती है। कहाँ से चालू हो जाती है, मुख से। तो हमारा पाचन अंतर्ग्रहण करते ही प्रारंभ हो जाएगा, और यहीं से मुख से ही पाचन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसके बाद भोजन हमारा जाता है अमाशय में, ठीक है, स्टमक में जाएगा, जहाँ पे उसका छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है। किसमें विभक्त होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा, विभक्त होगा। इस प्रकार से हमारा पाचन कहाँ हो गया, अमाशय में। अब पाचन के बाद एक प्रोसेस आता है, इस प्रोसेस को हम लोग अवशोषण बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब इसको हम लोग सीखेंगे, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है। तो जैसे भोजन पचने के बाद चला जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। अब भोजन वहां जाने के बाद क्या होगा, कि उसमें छोटे छोटे विली नामक एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम हिंदी में रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, छोटी आंत में। यहाँ पे एक विली नामक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रसांकुर, ठीक है। अब यही रसांकुर क्या करते हैं कि इसमें से जो
भोजन का जो पोषक तत्व होता है उसको सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एब्जॉर्ब करने के बाद जो बड़ी आंत आती है, अब भोजन में ज्यादा मात्रा में पानी रहता है, तो उस पानी को सोखने का कार्य कौन करता है? बड़ी आंत करती है। इसमें भी रसांकुर होते हैं और ये रसांकुर क्या करते हैं कि उसके पानी को निचोड़ लेते हैं और जो खाली अपशिष्ट बचता है उस अपशिष्ट को हम लोग गुदा द्वार द्वारा क्या करते हैं? बहिक्षेपण करते हैं। क्या करते हैं? बहिक्षेपण। इसी चीज को मैं अब एक नया पेज ले रहा हूँ यहीं पे और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है, अब देखो, जो चीज मैंने आप लोगों को बता दिया कि मुंह में खाना लेते हैं हम लोग, वहीं से पाचन चालू होता है। क्योंकि मुंह में होती है लार, लार कहाँ से निकलती है? तो इसमें 3 ग्रंथियां होती हैं, 3 प्रकार की मुंह में 3 ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, 3 मतलब 3 जोड़ी होती हैं। अब उनके नाम क्या क्या होते हैं? तो एक होता है पैरोटाइड सैलिवरी ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कर्णमूल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्णमूल ग्रंथि। और एक होता है हमारा, देखिए, दोहुन या सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि, इसको सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। एक दूसरी ग्रंथि हो गई। तीसरा क्या है? सब लिंगुअल सैलिवरी, जिसे हम लोग अधोजीवा या जीभ के नीचे होता है और यह हमारा बगल में होता है यहाँ पे। ठीक है, और कर्णमूल मतलब कान के नीचे होता है। एक और इमेज ले रहा हूँ जिनके द्वारा मैं आपको, एक मिनट, जिसके द्वारा मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, अब देखिए, हम्म, इसी ग्रंथि को हम लोग आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए, हम्म, अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या कि जो हमारी कर्णमूल लार ग्रंथियां थी, कर्णमूल लार ग्रंथियां ये हैं। देखिए, इनको बोलते हैं कर्णमूल, कर्णमूल लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, कर्णमूल लार ग्रंथि हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक आएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं दोहुन। ये होता है सब लिंगुअल, इसे अधोहुन, अधोजिह्वा बोलते हैं। अधोजिह्वा, अधोजिह्वा, ये होगा आपका दोहुन। लार ग्रंथि। ठीक है, इनकी इंग्लिश नाम भी याद करके रखना था हम लोग। यहाँ पे इसको लिम्फ नोड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो ये हल्का 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 ये वाला कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा होता है कि दोहुन लार ग्रंथि। अब इसके बाद आता है अधोजिह्वा, मतलब जीभ जो हमारी है, इसके नीचे जो ये सब दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग, जो दिखाई दे रहा था, उस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे कि ये ग्रंथि जो है अधोजिह्वा ग्रंथि है। और जो कर्ण के नीचे, कान के नीचे से निकलती है, इस ग्रंथि को हम लोग क्या कहेंगे? इस ग्रंथि को कर्णमूल ग्रंथि कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्णमूल ग्रंथि। तो इस प्रकार से ये ग्रंथियां होती हैं, हमारे मुंह की ग्रंथियां। अभी मैं आप लोगों को और चीजें बताने वाला हूँ यहीं से रिलेटेड। अभी हम लोग मुंह पे पढ़ रहे हैं तो मुंह के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, जो हमारा मुंह होता है, अब भोजन का पाचन यहीं से चालू हो गया है। मैं अब एक एक चीज को उठाते हुए लेके चल रहा हूँ। अब हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे पढ़ लिया? हम लोगों ने मुख में, हम लोगों ने मुख में, मुख में क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने मुख में पढ़ा, नंबर 1 क्या पढ़ा कि जीवा, जीवा पढ़ा। जीवा का क्या कार्य होता है? आप लोग बताएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि जीवा का कार्य भोजन के कणों को आपस में मिलाना, सैलिवा के साथ मिलाना होता है। फिर इसके बाद हम लोगों से पूछेंगे कि सैलिवा आती कहाँ से है? तो सैलिवा
तीन जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। इन्हीं तीन जोड़ी ग्रंथियों को हम लोग क्या कहते हैं, देखो टंग मतलब क्या होता है, जुबान मतलब जीवा, ठीक है। अब देखिए सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, एक होता है पैरोटाइड ग्लैंड। तीन लार ग्रंथियां होती हैं जिसे दोहन, अधोजिह्वा और लार ग्रंथि, कर्णमूल लार ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार की ग्रंथियां भी हमारे मुंह में पाई जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग आएंगे, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जीवा पढ़ लिया। अब हम लोगों का एक ही चीज रह गया, दांत। क्या रह गया, दांत। तो दांत को मैं अलग से एक टॉपिक मैंने बनाया हुआ है और मैंने पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है। तो उसको मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, इस चीज को मैं दिखाऊंगा कि दांत कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत देखिए चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। चार प्रकार के होते हैं। वैसे दांत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दूध का दांत, एक होता है वयस्क के दांत, अस्थाई या अस्थाई दांत, ठीक है। तो दांत दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है दांत के प्रकार में अस्थाई होता है, अस्थाई तो ये होता है जब वयस्क इंसान वयस्क हो जाता है तब वाले दांत अस्थाई दांत होते हैं। और जो दूसरा होता है अस्थाई, क्या होता है, अस्थाई दांत, अस्थाई दांत। इसमें क्या होते हैं कि इसमें वे सारे दांत आएंगे जो मतलब जिन बच्चों का दांत टूट जाता है बचपन में, दूध के दांत। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। इनकी संख्या होती है 20 और अस्थाई की संख्या होती है 32। कितनी होती है, 32। तो अब मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में, इसका अभी मैं बताऊंगा। अभी हम लोग सीख रहे थे कि मनुष्य में जो पाचन तंत्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक आहार नली ही होती है। इस आहार नली की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। साथ में इसी नली को यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आइसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। यह नली जो पूरी नली दिखाई दे रही होगी, इसको हम आइसोफेगस ग्रास नली बोलते हैं। अब जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा हमको दिखने को मिल रहा होगा, यह जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये लीवर होता है। ये वाला जो पार्ट है ये सब लीवर होता है। इसको गांव में लोग करेजा कहते हैं या करेजी कहते हैं। क्या कहते हैं, करेजी। अब भोजपुरी वाला करेजा मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है। तो देखिए एक करेजी होता है एक तरह से, इसका कुछ भाग अगर काट भी दिया जाए तो इंसान जीवित रह सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसी के नीचे। अब इसी के नीचे यहाँ पे एक भाग दिख रहा होगा, जो छोटा सा भाग दिख रहा है, लग रहा है कि एक छोटा सा कोई सब्जी का भाग दिख रहा है, जैसे कि बैगन वगैरह है छोटा सा। तो अब इसको बोलते हैं पित्ताशय, गाल ब्लैडर बोलते हैं। इसमें पित्त रस का सिक्रेशन होता है, इसमें से पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है, पित्त रस। तो इसको देखना चाहोगे तो चलो मैं दिखा दूं। यहाँ पे देखिए ये होता है हमारा पित्त रस, ये मिटाना है मुझे, इसको बोलते हैं पित्त रस बोलते हैं। तो यहाँ से अब देखो, अब यही जो हमारा पेट था, यह नली आके हमारे स्टमक में जुड़ जाती है, पेट में जुड़ जाती है। अब इस पेट में भोजन का क्या होता है, भोजन टूटना चालू हो जाता है, ठीक है। अब भोजन टूटता है, टूटता जाएगा तो इसमें बहुत सारा भोजन टूट के ऐसे ही मतलब उसका डिकम्पोजिशन होगा। अब इसके बाद हमारा यहीं पे आएगा अग्नाशय, इसको बोलते हैं, जो ये पीला वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है। इसमें होते हैं बीटा कोशिका, क्या होती हैं, बीटा कोशिका, जिनसे इंसुलिन निकलता है, ठीक है। हाँ, इसमें से इंसुलिन निकलता है। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से अभी ग्रहणी के बारे में पढ़ेंगे। अब यही पतली वाली नली अब यहाँ से नीचे से होते हुए इसी में खूब घूमेगी, खूब घूमेगी, और इसकी लंबाई 5-6 मीटर की होती है। पूरी लंबाई मिला के 8 से 10 मीटर, अकेले इसी की लंबाई 6 मीटर करीब करीब होती है। कितनी मीटर होती है, 6 मीटर। अब गांव में इसको क्या बोलते हैं, तो गांव में कहेंगे ये पोटी है, पचौनी है। क्या बोलेंगे, पचौनी, ठीक है। तो अब देखो इसमें भोजन का अधिकांश भाग इसी में आ जाएगा, पचने के बाद इसमें पचेगा, पचने के बाद ये इसमें आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं वीली या रसांकुर बोलते हैं, और यह छोटा छोटा होता है, और इसी के अंदर से उसमें जो भी भोजन पचने के बाद बचता है पोषक तत्व, उसको सोखने का काम करता है, और सोख के ब्लड में मिलाने का काम करता है। किसमें मिलाने का काम करता है, ब्लड में।
और जो भोजन पच जाता है, अब वो आएगा भोजन यहाँ से, देखो ये वाला जुड़ा हुआ है, आके फिर से इसे से आके यहाँ तक आता है। तो भोजन जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसकी लंबाई क्या है, कम है, मगर चौड़ाई ज्यादा होती है, 7 इंच लगभग लगभग होती है। ठीक है, अब 7 इंच चौड़ाई लगभग लगभग होती है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो भोजन था उसमें लिक्विड पानी की मात्रा अधिक होती है, तो उस पानी को सोखने का काम कौन करता है, तो वह काम हमारा बड़ी आंत करती है। इसको हम छोटी आंत बोलेंगे। ये कौन सी आंत होगी, मोटी वाली, जिसकी लंबाई कम होती है उसको हम बड़ी आंत कहते हैं, और जिसकी लंबाई अधिक होती है उसको छोटी आंत कहते हैं। क्योंकि वह पतली होती है इसलिए इसको छोटी आंत, ये चौड़ी होती है इसलिए इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। अब आते हैं नीचे, देखिए बड़ी आंत के जब आंत पढ़ाऊंगा तुम लोग बताऊंगा। अब आंत से निकलते हुए भोजन यहाँ तक मलाशय द्वारा चलाता है, इसको बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं, मलाशय। अब इसमें भोजन आके जो अपचित भोजन होता है इसी में इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने के बाद जब प्रेशर फील करोगे तुम लोग, ठीक है, तो निकालना है, अब तो जाके निकाल के आओगे। अर्थात मल द्वार द्वारा एनस द्वारा हम लोग अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? तो हमको अब देखो, अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगला पड़ाव है कि मनुष्य में पाचन तंत्र है। तो देखिए मनुष्य में जो पाचन तंत्र था, इसमें था हमारा पहला आहार नाल। तो मैंने आपको आहार नाल बहुत बखूबी तरीके से बता दिया। फिर दूसरी चीजें पढ़नी थी कि इनकी ग्रंथियों के बारे में पढ़नी थी, पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो मैंने आपको बताया पाचक ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं और उनके नाम भी मैंने बताया। ठीक है, अब आहार नाल जो थी इसकी लंबाई 8 से कितना मीटर थी, 10 मीटर लगभग लगभग थी। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। अब पाचक ग्रंथियों में हमारे मुंह में जो होती हैं लार ग्रंथियां, कितनी जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। इनका नाम क्या है, तो पहले का था कर्णमूल ग्रंथि। क्या था, कर्णमूल ग्रंथि। और दूसरे का था धो धोहिन ग्रंथि। ठीक है, और जो तीसरा था अधो जिह्वा ग्रंथि। कौन सी, अधो जिह्वा ग्रंथि, जिसका मैंने फिगर भी दिखाया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा देखो, जो वही चीज मैंने जो सिखाई है उसी को अब एक स्टेप बाय स्टेप से मैंने लिखा हुआ है कि हम लोग आहार नली को जब पढ़ना चालू करते हैं तो आहार नली में हमको पहले सबसे क्या पढ़ना होता है, मुंह पढ़ना होता है। तो मुंह में भी क्या पढ़ना होता है, तो मैंने बताया था मुंह में आपको क्या पढ़ना है, दांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है, दांत पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, जिह्वा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जिह्वा। इसके बाद क्या पढ़ना है, तो मुंह में हमारे लार ग्रंथियां जो होती हैं, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, जो लार ग्रंथियां होती हैं। अब आते हैं ग्रसिका में। तो ग्रसिका क्या होता है, तो जो नली होती है, यह वाली नली जो नीचे गई है, इसी नली को हम लोग ग्रसिका बोलते हैं। ठीक है, या ग्रास नली। फिर आते हैं पेट में। पेट मतलब अमाशय, इसका आकार जे आकार का होता है। किस आकार का होता है, जे आकार का, जिसमें इसको हम लोग स्टमक भी बोलते हैं, पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट। ठीक है, जैसे इनो का प्रचार देता है, घट से 6 सेकंड में पी के काम हो जाता है। तो उसमें देखोगे तो जो आकार दिखाई देगा, ठीक है, वो जे आकार का होता है। या तो झंडू पंचरिष्ट जो आता है, ठीक है, उसमें भी जे आकार का होता है। किस आकार का होगा, जे आकार का, उसपे दिखाया रहता है स्टमक, तो इसका आकार जे आकार का होता है। फिर मैंने तुम लोगों को छोटी आंत दिखाया। छोटी आंत क्या होती है, कि पतली सी सकरी नली होती है। ठीक है, अब इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। इसमें भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, हाँ, अवशोषण होगा। साथ में इसमें एक रसांकुर, बहुत सारे रसांकुर होते हैं जो कि विली, जिनको इंग्लिश में हम लोग विली बोलते हैं, ये क्या करते हैं कि उससे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके इकट्ठा करते हैं। अब आते हैं बड़ी आंत में। तो मैंने वही चीज बताया कि बड़ी आंत में क्या होता है कि जो भी उनके पोषक तत्व होते हैं उनका रख रखाव,
ठीक है। उनको इसमें जो लिक्विड होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम बड़ी याद करती है। मलाशय मैंने बता ही दिया है कि जहाँ पे मल रुकता है और उसको प्रेशर फील करने के बाद निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं? अब लास्ट टॉपिक, अच्छा आज के लिए इतना ही था। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।